आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इतिहास के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताने वाला हूं। और यहां पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताऊंगा। एक भी आंसर यहां पर किताबी लैंग्वेज नहीं है, बल्कि हर एक लैंग्वेज मेरा अपना लैंग्वेज है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आएगा। अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं और सुन लेते हैं तो आपको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है और रटने का भी जरूरत नहीं है। हर एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, आप लोगों का इतिहास का एक चैप्टर है जिसका नाम है संविधान का निर्माण। और यहां पर इस चैप्टर के हम लोग टॉप 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसे तो इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं आपको एक एक करके हर एक चीज को बताऊंगा, एक एक करके हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो हमारा आज का वीडियो है, इस वीडियो में केवल और केवल हम लोग 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ऐसे तो नाम का 3 है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चंस आपका यहां से कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। देख लीजिए, जो पहला प्रश्न देखिए बहुत प्रकार से पूछा जा सकता है, लेकिन उत्तर होगा मात्र एक। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है कि संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। यह प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रश्न है और बहुत प्रकार से पूछे जा सकते हैं। देखिए किस प्रकार से पूछे जाएंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण में उठे किन्हीं 4 महत्वपूर्ण मुद्दों को समझाएं। यह भी मतलब ये जो प्रश्न है इसी से है, ठीक है। इसका भी आंसर वही होने वाला है। फिर आगे देखिए जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के समक्ष बहस के प्रमुख विषयों पर एक आलोचनात्मक परीक्षण करें। यह भी इसी का है। संविधान निर्माताओं के सामने प्रमुख समस्याओं के बारे में बताएं। तो यहां पर मैंने आपको जितना भी बताया, कुछ भी पूछा जाए मात्र उत्तर आपका इसका एक ही होने वाला है, जो यहां पर मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए वीडियो बहुत ही पावरफुल है, लैंग्वेज बहुत सिंपल है। आप लोग एक बार में एक झटके में आप लोग सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए इसका जो पॉइंट 1 जो यहां पर है क्या है, देख लीजिए कि संविधान सभा में राष्ट्रभाषा को लेकर मतभेद हुआ था। देखिए, जिससे कि आप सबको पता होगा कि हमारे देश का जो राष्ट्रभाषा है क्या है, हिंदी है। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का जो मुद्दा उठा था उस टाइम भी बहुत ही वाद विवाद हुआ था। क्या क्या वाद विवाद हुआ था, देखिए। कुछ लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, परंतु कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, लेकिन बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। अंत में यह सुझाव दिया गया कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बना दी जाए, परंतु 15 वर्ष तक सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग होगा। देखिए, बहुत वाद विवाद हुआ, बहुत ताना खींचा हुआ, ठीक है, बहुत बहस हुआ। उसके बाद फाइनली क्या बोला जाता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, ठीक है। लेकिन हिंदी को तो राष्ट्रभाषा बना दिया गया, लेकिन 15 साल तक क्या होगा, जो भी सरकारी काम चलेगा उसमें अंग्रेजी का प्रयोग होगा। फिर देखिए यहां पर और क्या बोला कि तथा प्रत्येक प्रांत को अपने कार्यों के लिए कोई क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। देखिए, बात यहां पर बहुत ही सिंपल है। पहला जो पॉइंट है क्या कह रहा है कि पहला पॉइंट यही कह रहा है कि जब हमारा संविधान बन रहा था, संविधान सभा में बहुत बहस हुआ, बहुत समस्याएं वहां पर उत्पन्न हुआ। तो यहां पर जो पहला जो दिक्कत था, पहला जो समस्या था क्या था, राष्ट्रभाषा को लेकर। मतलब यहां पर जैसे कि अभी हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, तो इसको मतलब लेकर भी बहुत सारा वहां पर प्रॉब्लम हुआ था। बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ थे। फिर लास्ट में फाइनली हिंदी को भारत का राष्ट्रभाषा बना दिया जाता है, लेकिन एक कंडीशन रखा जाता है कि 15 साल तक जो भी सरकारी काम काज चलेगा उसमें अंग्रेजी का प्रयोग होगा, और जो भी प्रांत है, जो भी राज्य है, वो अपना एक क्षेत्रीय भाषा रख सकता है, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है और मैंने भी आप लोगों को समझा दिया। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, वीडियो का लेंथ भले ही बड़ा होगा, लेकिन आपको हर एक चीज समझ में आएगा। आपको पढ़ने का और जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल और केवल खाली आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। इतिहास सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है, ठीक है। देखिए, मुझे भी पहले इतिहास बहुत ही टफ लगता था, कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन अभी इतना मजा आ रहा है, विश्वास नहीं करेगा कि हर एक क्वेश्चन को मैं एकदम सिंपल तरीके से और इजी तरीके से लिख सकता हूं, आप लोगों को बता सकता हूं, और बता भी तो रहा हूं सर। चलिए, पुष्पा स्टाइल में कि मैं खाली पढ़ेगा साला, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे चलिए, यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन है क्या है, देखिए कि संविधान में शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया तथा केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से शक्तिशाली बनाया गया था। केंद्र सरकार को राज्य सरकार की तुलना में अधिक शक्ति देना था, लेकिन इस बात को लेकर भी बहुत मतभेद हुआ था। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे संविधान में जो शक्तियों को बांटा गया है, 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इसमें क्या हुआ, देखिए जिस टाइम हम लोग का संविधान बन रहा था उस टाइम क्या बोला गया कि केंद्र सरकार को थोड़ा पावरफुल बनाया जाएगा राज्य सरकार के मुकाबले। मतलब राज्य सरकार को यहां पर कम पावरफुल बनाया जाएगा और केंद्र सरकार को यहां पर अधिक पावरफुल बनाया जाएगा। तो इसको लेकर भी मतभेद हुआ। फिर देखिए आगे क्या होता है, देख लीजिए। फिर लास्ट में क्या होता है कि अंत में केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाया गया और उसे राज्य सरकार के मुकाबले अधिक शक्तियां दी गई। बात सही है, देख लीजिए। मतलब पहले क्या हुआ, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं
कि जिस समय संविधान बन रहा था उस टाइम शक्तियों का जब बंटवारा हो रहा था तो उस टाइम भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। इसमें समस्या यही थी कि शक्तियों को तीन मतलब सूचियों में बांटा जा रहा था। केंद्र सरकार को राज्य सरकार के मुकाबले अधिक शक्तियां प्रदान की जा रही थी, तो इस बात को लेकर भी मतभेद हुआ। लेकिन बाद में क्या होता है कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार के मुकाबले अधिक शक्तियां दी जाती है, केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया जाता है। ऐसे ही आपको लिखना है इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहां पर क्या दिया गया देख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि संविधान, एक ही बार लिखिएगा, दो बार नहीं लिखना है, ठीक है। संविधान सभा में बहुत सारे नेता अलग अलग निर्वाचन की मांग कर रहे थे, माने अलग निर्वाचन की मांग कर रहे थे। माने देखिए बहुत सारे ऐसे जाति थे, जैसे कि यहां पर बोला जा सकता है जैसे कि हरिजन वाला जो हो गया, ठीक है, मतलब जिनको पंडित जो हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनका सपोर्ट में थे, तो जो हरिजन वाले थे, जो दलित वर्ग के लोग थे, उन लोग क्या चाहते थे, यहाँ पर एक मुद्दा उठा कि दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन होना चाहिए, ठीक है। इसको लेकर भी बहुत मतलब वाद विवाद हुआ, बहुत मतभेद हुआ, यहाँ पर भी एक समस्या आया, लेकिन इसको भी बाद में सुलझा दिया जाता है कि नहीं, सबके लिए एक प्रकार का ही निर्वाचन रहेगा, सब कोई एक जगह पे ही जाके वोट देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हिंदुओं का जो मंदिर वगैरह जो रहता है उन इस चीज़ को सबके लिए खोल दिया जाता है। जो निचली जाति के लोग हैं उन लोगों को आरक्षण वगैरह दिया जाता है। ये सब चीज़ हो गया, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया। देखिए कि संविधान सभा में बहुत सारे नेता अलग निर्वाचन की मांग कर रहे थे, इसको लेकर भी बहुत मतभेद हुआ, लेकिन अंत में इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया और संविधान सभा ने अस्पृश्यता का अंत, हिंदू मंदिरों को सबके लिए, निचली जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत एक चीज दो चीज मिस है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बात क्या है कि संविधान में क्या हुआ, संविधान में बहुत सारे जो लोग थे निर्वाचन की मांग कर रहे थे, तो इसको लेकर भी बहुत मतभेद हुआ, लेकिन अंत में इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। माने जो अलग निर्वाचन वाला ये जो बात था, इसको स्वीकार नहीं किया गया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। संविधान सभा ने अस्पृश्यता का अंत किया, ठीक है, अंत हुआ। हिंदू मंदिरों को सबके लिए खोला, यहां पर खोला लिख दीजिएगा, खोला छूट गया है, ठीक है। हिंदू मंदिरों को सबके लिए खोला गया। निचली जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। देखिए बात यहां पर यही है कि जो यहां पर दलित वर्ग के जो लोग थे उन लोग अलग निर्वाचन का मांग कर रहे थे, लेकिन इसका ये जो मांग था इसको खारिज कर दिया गया, इसको नहीं माना। और बाद में क्या होता है, यहां पर जो अस्पृश्यता का जो अंत हो गया, माने जो छुआछूत था, छुआछूत का अंत हो गया। हिंदू मंदिरों को सबके लिए खोला गया, निचली जातियों को यहां पर आरक्षण का प्रावधान दिया गया। बस यहां पर यही चीज लिखा गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। देखिए कोई जरूरी नहीं कि यहां पर मैं आपको जिस प्रकार से बता रहा हूं आपको वैसे ही लिखना है, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है। आप लोग अपने से लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग अपने मन से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए यहां पर आगे क्या दिया गया है कि कर यानी कि टैक्स को लेकर भी संविधान सभा में बवाल मच गया था। पहले यह नियम बनाया गया कि सारा कर केंद्र सरकार को ही मिलेगा। देखिए सबसे पहले क्या नियम बनाया गया कि जो टैक्स होगा सारा का सारा टैक्स किसको मिलेगा, केंद्र सरकार को मिलेगा। लेकिन बाद में राज्य सरकार को भी अपने स्तर में कुछ कर लेने का अधिकार दिया गया। जब बहुत ज्यादा बवाल मच गया तो उस टाइम क्या हुआ कि राज्य सरकार को भी अपने स्तर पर कुछ टैक्स लेने का अधिकार दिया गया, जो कि यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख दिया है। आगे चलते हैं सर, आगे देखिए यहाँ पर आगे क्या दिया गया। जो हमारा अगला जो पॉइंट है यहाँ पर क्या है कि भारतीय संविधान पर लगभग हर एक मुद्दे पर बहस हुआ, परंतु वयस्क मताधिकार पर किसी भी प्रकार का कोई बहस नहीं हुआ। इस पर सभी लोगों की आम सहमति थी। ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर बहस हुआ, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन यहां पर ये जो वयस्क मताधिकार वाला ये जो कंसेप्ट था, इस पर किसी भी प्रकार का कोई बहस नहीं हुआ, सब लोग इस बात से राजी हो गए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए नाम का यहां पर मतलब एक ही प्रश्न है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा प्रश्न घुसा हुआ है। जो भी रहेगा मात्र आपको एक ही उत्तर लिखना है। देखिए प्रश्न यहां पर क्या क्या है कि भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें, यह हो गया। या फिर प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डालें। या फिर प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निहित मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। या फिर प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, देख लीजिए, कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। यहां पर एक ही टोकी लिखिएगा, ठीक है, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो प्रश्न जैसे भी मतलब यहां पर पूछा जाएगा, उत्तर मात्र एक ही होने वाला है। तो इतना सारा क्वेश्चन का मात्र एक ही उत्तर होगा। देखिए सर वीडियो का लेंथ बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको हर एक चीज समझ में आ रहा है। अगर आप लोग मेरा बात को खाली बार सुनेंगे ना, आप लोग हर चीज को एग्जाम में जाकर लिख सकते हैं, इसलिए मेरा बात को सुन लीजिए। चलिए देखिए यहां पर इसका उत्तर क्या है। देखिए पहला बात क्या है कि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, सबको पता है। भारतीय संविधान में देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है, सबके लिए मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में देश के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य है, मतलब मौलिक कर्तव्य दिया गया है। भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार का प्रावधान है, माने आप अगर 18 साल हो गया है तो आप लोग वोट दे सकते हैं।
भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख है। आप लोग किसी भी धर्म को एकदम आसानी से अपना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत का संविधान विश्व शांति चाहता है, बिल्कुल सही बात है। भारत का जो संविधान है वो विश्व का शांति चाहता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक के लिए विशेष प्रावधान है, जो अल्पसंख्यक है उनके लिए भी विशेष प्रावधान है। संविधान द्वारा भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। भारत का जो संविधान है वह संसदीय शासन प्रणाली पर बेस्ड है। भारतीय संविधान कठोर है लेकिन लचीला भी है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान लोगों का कल्याण चाहता है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका स्वतंत्र रखा गया है, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया, यहाँ पर कोड लिख दीजिएगा, ठीक है। न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। जो न्यायपालिका है इनको स्वतंत्र रखा गया है, मतलब कोई बिना पक्षपात के निर्णय ले सकता है। पहले देखेगा कि कौन दोषी है, यहाँ पर कौन निर्दोष है। जो दोषी रहेगा उसको सजा देगा, जो निर्दोष रहेगा उसको बाइज्जत बरी कर देगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा न्यायपालिका काम करता है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर आगे हमें और क्या दिया गया है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के अकॉर्डिंग भारत को क्या बोला गया कि संप्रभुत्व है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, प्रजातांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया है। हम लोग बोलते हैं कि हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस प्रकार से जो हम लोग बोलते हैं वही हुआ हमारा प्रस्तावना मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये जो प्रश्न था इतना सारा मतलब क्वेश्चन था, लेकिन इसका उत्तर मात्र एक ही हुआ, जो कि आप लोग इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। हम लोग आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये जो 3 है, क्या दिया गया है कि भारत के संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका का वर्णन कीजिए। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या भूमिका था आपको बताना है। या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका का वर्णन करें। कैसे भी प्रश्न पूछा जाए उत्तर मात्र एक होगा। यहां पर देख लीजिए कि किस प्रकार से आप लोग लिखेंगे बात को। यहां पर देखिए, संविधान को बनाने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का यहां पर गठन किया गया था। तो इसी के बारे में हमें बताना है कि किस प्रकार से क्या है क्या नहीं है। यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या भूमिका था, किस प्रकार से उन्होंने काम वगैरह किया था, हर एक चीज को बात करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर उत्तर क्या कि संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को रखा गया था, वही इनके अध्यक्ष थे। देखिए यहां पर फिर आगे और क्या दिया गया है, ठीक है। यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यहां पर नियुक्ति किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, यहां पर को लिख दीजिएगा, ठीक है। यहां पर ने नहीं होगा बल्कि को होगा। यहां पर आप लोग क्या लिखिएगा, को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, तो जनक कहा जाता है। यहां पर आप लोग को लिख दीजिएगा, तभी मतलब ये जो बाइक के अच्छा से शूट कर रहा है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका निम्न प्रकार से थी, ठीक है। यहां पर थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं। देखिए यहां पर किस प्रकार से थे, इस बात को समझ लीजिए। देखिए पहला पॉइंट यहां पर दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। देखिए पहला बात तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और संविधान सभा के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेंबर था, कौन था यहाँ पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र मांगा। दलित यानी जिसको हम लोग हरिजन भी बोल सकते हैं, इनके लिए क्या किया, एक अलग निर्वाचन क्षेत्र मांगा। लेकिन ये जो बात था, इस बात को मतलब नहीं एक्सेप्ट किया गया, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर छुआछूत का अंत किया गया, हिंदू मंदिरों को खोला गया, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, वही सब चीज यहाँ पर आपको लिख देना है। उन्होंने छुआछूत का अंत किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, जो छुआछूत यानी कि जो अस्पृश्यता है इसका अंत कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया गया। जो हिंदुओं का जो मंदिर है सभी जातियों के लिए खोल दिया गया। हमारे देश में दलितों का शोषण किया जाता था। एक मूवी आया होगा, आप लोग देखे होंगे, साउथ का था, जय भीम करके, ठीक है। उसमें सूर्या हीरो था, आप लोग अगर देखे होंगे देखिएगा उसमें किस प्रकार से दलितों का शोषण होता है। और वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रोल जो सूर्या है हीरो है, तो वो किस प्रकार से कर रहे थे, आप उस मूवी को देख के मतलब जानकारी ले सकते हैं। तो अब खैर अभी मूवी नहीं देखना होगा क्योंकि एग्जाम बहुत ही सामने, तो देखिए बात को समझिए। हमारे देश में दलितों का शोषण किया जाता था, उन्हें सही हक नहीं दिया जाता था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण उन्हें अपना हक दिया गया और उनके साथ न्याय किया गया। बात क्लियर। लैंग्वेज देखिए सर कितना सिंपल है, बहुत मेहनत लगता है, आप लोगों को उतना मेहनत लगेगा देखने के लिए, लेकिन मुझे ये सब चीज करने में इतना मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है। सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट में दोस्त है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सभी को बताइए इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में। फिर हमारा जो अगला पॉइंट है क्या है, देख लीजिए कि निचली जाति के लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं दिया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही आरक्षण का प्रावधान दिया।
बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताया था, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए हमारा जो अगला वाला जो प्रश्न होगा, जो हम लोग अगले पार्ट में, अगले वीडियो में देखने वाले हैं, देख लीजिए। जो हमारा एक पावरफुल प्रश्न है, जहां पर हम लोग संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में पढ़ेंगे, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे और 3-4 क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए आप लोग याद रखिएगा कि पुष्पा पुष्पाराज, मैं खाली पड़ेगा साला। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।